हाँ जी बेटा, तो हम लोग स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं AS 10 के। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आया हुआ है एक बार। ठीक है, 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ये। एंटिटी ए सुपरमार्केट चेन इज रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। इसका एक मेजर स्टोर है जिसको ये रेनोवेट कर रहे हैं। द स्टोर विल हैव अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रेनोवेशन एंड विल इंक्लूड ए रेस्टोरेंट। कहते हैं स्टोर जब रेनोवेट हो जाएगा ना, तो इसमें एक स्पेस अवेलेबल हो जाएगा काफी सारा। ठीक है जी, रेनोवेशन के पास, और इसमें एक रेस्टोरेंट भी होगा इसके अंदर। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल। 15% increase in sale resulting from the store renovation, which will attract new customer. State whether the remodeling cost will be capitalized or not. ठीक है, तो देखो आपका रीमॉडलिंग से क्या होगा, रीमॉडलिंग से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, जिसकी वजह से 15% आपकी सेल बढ़ जाएगी। यानी आपका जो एसेट है रीमॉडलिंग के बाद आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। जब अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तो ये खर्चा आपका कैपिटलाइज होना चाहिए, ये खर्चा आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है जी, तो द एक्सपेंडिचर इन रिमॉडलिंग द स्टोर विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल एंड द कॉस्ट ऑफ रिमॉडलिंग कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देयरफॉर इट शुड बी कैपिटलाइज। इसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है जी, ये देखिए एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विच इट इंटेंड टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। During the redevelopment period, the company will move its production facility to another site. यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे ये अपनी फैसिलिटी को। The following incremental cost will be incurred. Setup cost of 5 लाख to install machinery in the new location. मतलब मशीनरी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लिखना है। Rent 15 लाख, समझे? और removal cost of 3 लाख to transport the machinery from the old location to the temporary location. Can these costs be capitalized into the cost of new building? बेटा इसको आप नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए नहीं होती। तो इसमें से एक एसेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का जो खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। तो इनको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल नॉट increase any efficiency, it will not improve the performance of the asset beyond the standard. तो इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है जी, ये एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड होगा, आप पढ़ लेना, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। यानी एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ रीलोकेटिंग या रीलोकेशन एक्सपेंसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैपिटलाइजेशन। इसको सीधा P&L में डालोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कितना कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद ए सप्लायर टू परचेज ए मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन इट्स 1 डिपार्टमेंट इन 3 मंथ टाइम। 3 महीने में ये मशीन लगेगा। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीन विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन वर 140। तो ये 140 का कॉस्ट जो है ना, ये आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है जी, These activities were supervised by technician during the entire period who is employed for this purpose of 45,000 per month. तो 45,000 पर मंथ का मतलब है 45,000 इंटू
45,000 इंटू 3 महीने का पीरियड है ना, तो 45,000 इंटू 3, 1,35,000 का सुपरविजन का एक्सपेंसेस होगा। ये भी आपके पीएनएल में मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। मशीन वाज परचेज 1,58,000 एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वर इनकर्ड। तो मशीन का कॉस्ट है 1 लाख और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है 50,000, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। अच्छा, आर्किटेक्ट को एक अपॉइंट किया 30,000 टू सुपरवाइज द, तो 30,000 ये होगा। अच्छा, ये 45,000 इंटू 3 और कर दो, 45,000 इंटू 3, 1,35,000 का ये खर्चा होगा। ठीक है जी, यानी 45 इंटू 3। अब आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ मशीनरी टू बी कैपिटलाइज। इन सब का टोटल लगा दो, यही मशीनरी का कैपिटलाइजेशन होगा। तो देख लो, ये परचेज प्राइस हो गया, ये 1,40 हो गया, ये 1,35 हो गया, ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, ये हो गया 1,61,55,000। ये आपकी एसेट का कॉस्ट हो गया। समझ गए? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखो 5-5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। Entity A which operate a major chain of supermarket has acquired a new store location. एक store location इन्होंने acquire की। The new location requires significant renovation expenditure. Management expect that the renovation will last for 3 months, during which supermarket will be closed. मतलब यह है कि रेनोवेशन करना पड़ेगा और जब तक रेनोवेशन नहीं होगा तब तक ये मार्केट क्लोज रहेगा। समझे? आपका मार्केट क्लोज रहेगा, मतलब रेनोवेशन इज नेसेसरी टू ओपन द सुपरमार्केट। तो ये रेनोवेशन पर जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा। आपको क्वेश्चन ने पहले ही हिंट दे दिया कि वो बंद रहेगा कब तक, जब तक आपका रेनोवेशन ना हो जाए। इसका मतलब रेनोवेशन इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन। तो ये रेनोवेशन पर जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा। मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट, सैलरी ऑफ स्टाफ हु विल बी preparing the store before its opening and related utility cost. What will be the treatment of such expenditure? देखो, मैनेज जो आपका स्टोर है उसको रेनोवेशन का, उसकी रीमॉडलिंग का जो भी खर्चा होगा वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होना ही होना है। लेकिन एक बार स्टोर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद जो स्टाफ की सैलरी है, ओपन होने के बाद जो यूटिलिटीज के खर्चे हैं, यूटिलिटीज मतलब बिजली पानी का जो खर्चा है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। लेकिन कब? जब आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इन खर्चों को, अगर ये खर्चे कंटिन्यू रहेंगे, स्टाफ के खर्चे और यूटिलिटीज के खर्चे, तो ये पीएनएल में जाएंगे, यानी रिपेयर एक्सपेंसेस मानकर या अदर एक्सपेंसेस मानकर। लेकिन जब तक सुपरमार्केट ओपन नहीं होगा तब तक जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा कैपिटलाइज होगा। वही बात यहां पर इन्होंने लिखी हुई होगी, आप देख लीजिए। मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन रीमॉडलिंग द सुपरमार्केट बिकॉज दे आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। द सुपरमार्केट कैन नॉट बी ओपन विदाउट इनकरिंग द रीमॉडलिंग एक्सपेंडिचर एंड दस द एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर्ड एट पार्ट ऑफ एसेट. However, if the cost of salary, utilities and storage of goods are in the nature of operating expenditure that would be incurred if the supermarket was open, that these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management and should be expensed. Expensed का मतलब है P&L में डाल दो। तो ये कहते हैं अगर स्टाफ का खर्चा, यूटिलिटी का खर्चा या स्टोरेज का खर्चा ऐसा खर्चा है जो सुपरमार्केट ओपन होने के बाद भी होता रहेगा, तो इसका मतलब फिर ये ऑपरेटिंग खर्चा है, और ऑपरेटिंग खर्चे जो होंगे वो आपको पीएनएल अकाउंट में डालने पड़ेंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं करना। लेकिन अगर ये खर्चे एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए किए जा रहे हैं तो ये भी कैपिटलाइज होंगे, ये भी आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर है, इसको देख लेना। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड इन स्टार्टअप पीरियड। देखो जरा, एन अम्यूजमेंट पार्क हैज ए सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन। सॉफ्ट ओपनिंग का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक एसेट कोई बनकर तैयार हो गया, जैसे एक पार्क बनकर तैयार हो गया, अब उसे हमने एक डेट रख दी। डेट मतलब मान लो यहां पर पार्क बनकर तैयार हो गया, पार्क कंप्लीट, अब इसको यूज कर सकते हैं हम।
लेकिन हमने एक इनॉग्रेशन की एक डेट रखी हुई है, और वो डेट क्या है, मान लीजिए 3 महीने के बाद की डेट है। लेकिन अभी हमने कहा चलो कुछ लोगों को अलाउ कर देते हैं यहां पर आने के लिए, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट ओपनिंग। अभी ऑफिशियली हमने अनाउंसमेंट नहीं की है, ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमने कुछ लोगों को बोल दिया कि चलो आइए देखिए, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर होता नहीं है कि भाई ओपनिंग से पहले दिखा दो जरा, देखो कितना अच्छा है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग आए ओपनिंग पर। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट ओपनिंग। तो सॉफ्ट ओपनिंग है ये। तो कहते हैं एन अम्यूजमेंट पार्क हैज ए सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन। इसके अट्रैक्शन को दिखाने के लिए इन्होंने क्या करा, सॉफ्ट ओपनिंग दे दी पब्लिक को। टिकट आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%, यानी 50% डिस्काउंट पर टिकट भी बेच दिए इस पीरियड के। द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 months लेटर। लेकिन इसका ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगा वो कब होगा, 3 महीने के बाद। मैनेजमेंट क्लेम दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज ए ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी in the condition capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. Comment. बेटा ऐसा नहीं होगा। देखो, एक बार एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते रहोगे वो आपका पीएनएल अकाउंट में जाता है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अब अम्यूजमेंट पार्क तैयार तो यहीं पर हो गया ना, अब आप उसको 3 महीने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट करोगे उसको ओपन करने की, तो इससे मेरे को क्या मतलब, आप 1 साल बाद करो 2 साल बाद करो, उससे कोई मतलब नहीं है। एसेट जिस दिन यूजेबल कंडीशन में आता है उस दिन से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है, और उस दिन तक ही उसके ऊपर खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते रहोगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो आपका पीएनएल में चला जाएगा। तो ये ट्रायल रन एक्सपेंसेस नहीं है। ट्रायल रन तो वो होते हैं कि अभी आपने एसेट तैयार नहीं हुई है, मतलब बस अभी आपने कंप्लीट उसको घोषित नहीं किया है। यहां तो इन्होंने कंप्लीट घोषित कर दिया, बस ओपनिंग डेट इन्होंने 3 महीने बाद की रखी हुई है, और तब तक ये लोगों को ला लाकर अट्रैक्ट करने के लिए दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब पार्क तो आपका रेडी है, रेडी फॉर यूज है। आपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट 3 महीने की बाद की रखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर जो मैनेजमेंट का कंटेंशन है ना, वो नॉट करेक्ट है। इसको इन्हें कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं हो सकता, जो भी एक्सपेंडिचर आप करोगे वो सब पीएनएल में जाएगा। तो ये इसका आंसर यहां पर है, पढ़ लेना आप, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर लीजिए, ये है एक्सचेंज एसेट का क्वेश्चन है, एक्सचेंज एसेट का क्वेश्चन है, एक्सचेंज का। Entity A exchange land with a book value of rupees 10 lakh for cash 20 lakh and plant and machinery valued at rupees 25 lakh. What will be the measurement cost of the asset received? Consider that the transaction has commercial substance. तो जब आप ट्रांजैक्शन को यूज करते हो, एक्सचेंज करते हो, और उस ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तो हम प्रीफरेंस देते हैं कि जो एसेट आपने दी है उसकी फेयर वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड करो। तो अगर आप देखो, आपके पास एक लैंड था 10 लाख का, आपने लैंड किसी को दे दिया, बदले में आपको क्या क्या मिला, आपको 20 लाख रुपए का कैश मिला, और प्लांट एंड मशीनरी आपको मिली एक 25 लाख की। तो इसका मतलब जो आपकी लैंड थी ना, तो लैंड की आपकी जो फेयर वैल्यू थी ना, वो 45 लाख थी। भाई एक बात बताइए, मैं 10 लाख की चीज आपको दे रहा हूं और बदले में आपसे 20 लाख तो कैश ले रहा हूं और एक 25 लाख का मशीनरी ले रहा हूं, तो इसका मतलब जो चीज मैं आपको दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 45 लाख। तो जो आपके पास आ रहा है ना, वो 45 लाख पर रिकॉग्नाइज करोगे। तो क्या क्या आ रहा है आपके पास, एक तो कैश आ रहा है, कितना, तो कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख, तो 20 लाख को डेबिट करोगे। एक आपके पास मशीनरी आ रही है, कितने की, 25 लाख की, तो आप 25 लाख से मशीनरी को डेबिट करोगे। आपके पास से क्या जा रहा है, लैंड जा रहा है, कितने का, 10 लाख का, बुक वैल्यू 10 लाख थी, बाकी जो होगा वो पीएनएल में चला जाएगा, कितना, 35 लाख रुपए, ये आपका पीएनएल में चला जाएगा, ये एंट्री बनेगी। मतलब जो लैंड गई है ना, उसकी फेयर वैल्यू 45 लाख है। क्यों 45 लाख है, क्योंकि मैंने आपको एक लैंड दिया, बदले में मेरे को 20 लाख का कैश मिला, 25 लाख का एसेट मिला। इसका मतलब जो गई है मेरे पास से एसेट, उसकी जो वैल्यू थी, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या थी, 45 लाख रुपए। तो ये एंट्री बनेगी यहां पर, ठीक है। तो ये एंट्री देखो, इन्होंने भी शायद बनाई होगी, पता नहीं, एंट्री नहीं बनाई, इन्होंने यही बोला है ये सब। अच्छा, एंट्री भी इन्होंने बनाकर दी हुई है, ये देखो, एंट्री भी इन्होंने बनाकर दी हुई है, देखो, कैश या बैंक डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट टू लैंड और टू प्रॉफिट ऑन सेल, जो पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है।
ठीक है सर। अच्छा, अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या होगा? Entity A exchange car X with a book value of 13 lakh and a fair value of 13 lakh 25,000 for cash of 15,000 and a car Y which has a fair value of 13 lakh 10,000. The transaction lack commercial substance as the company's cash flow are not expected to change as a result of exchange. It is in the same position as it was before the transaction. What will be the measurement cost of the asset received? तो transaction में कोई commercial substance है नहीं, cash flow में कोई change नहीं हो रहा exchange की वजह से, तो इस केस में क्या होगा? जो एसेट आपने दी है ना उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। तो आपने जो एसेट दी है उसकी बुक वैल्यू क्या थी? 13 लाख रुपए। तो आप ट्रांजैक्शन को 13 लाख पर ही रिकॉर्ड करोगे, लेकिन 13 लाख पर जो जो चीज आपके पास आया है उन दोनों चीजों को 13 लाख पर रिकॉर्ड करोगे। तो एक तो आपके पास कैश आया है कितने का? 15,000 का, तो कैश रिकॉर्ड करोगे 15,000 पर। जो एसेट आपके पास से चली गई टू मशीन एक्स, उसकी बुक वैल्यू थी 13 लाख, इसको 13 लाख पर क्रेडिट करोगे। तो 13 लाख पर ही जो एसेट आपके पास आया है उसको डेबिट करोगे, लेकिन जो जो एसेट आई हैं उन सबको डेबिट करोगे 13 लाख पर। तो एक तो कैश आया है, जो बाकी मशीन एक्स आया है आपके पास, मशीन वाई, तो मशीन वाई को डेबिट करोगे। तो कितने से करोगे? 12,85,000 से मशीन वाई को डेबिट करोगे आप। मतलब जब ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता तो जो भी एसेट आपके पास आया है उसको आप बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप पर रिकॉर्ड करते हो। तो आपके पास दो चीजें आई हैं, एक तो 15,000 का कैश आया है और एक कार वाई आया है। कार है क्या है? हाँ कार है, सॉरी कार है यहां पर। तो कार एक्स जो है उसकी वैल्यू थी 13 लाख रुपए। तो इस 13 लाख की बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करोगे जो एसेट आपके पास आए हैं। तो आपके पास एक तो कैश आया है 15,000 का और जो कार वाई आई है उसे आप 12,85,000 पर रिकॉर्ड करोगे। तो दोनों चीजें आपकी कितने पर रिकॉर्ड हो गई? 13 लाख पर। तो ये एंट्री बनेगी, कार कैश अकाउंट डेबिट 15,000, कार वाई डेबिट 12,85 टू कार एक्स, कितने से? 13 लाख पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये देखिए ये भी एंट्री बनी हुई है यहां पर। ठीक, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट कॉस्ट दे रखा है। सब्सीक्वेंट कॉस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। सब्सीक्वेंट नॉर्मली सब्सीक्वेंट कॉस्ट तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटलाइज होती है जब उसने कोई इंप्रूवमेंट किया होता है बियॉन्ड स्टैंडर्ड। अगर उसने नॉर्मल इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो सीधा पीएनएल में जाएगा। ठीक है, सब्सीक्वेंट कॉस्ट। अब यहां छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जरा उसको पढ़ लेते हैं एक बार। छोटे छोटे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, देखो क्या है। व्हाट हैपन इफ द प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन वाज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन इन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मतलब आपने कोई एसेट परचेज किया, उसमें एक सेपरेट कोई पार्ट था, कोई इंस्पेक्शन कॉस्ट था, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, तो कहते हैं क्या उसका ट्रीटमेंट होगा। तो डी रिकॉग्निशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट अकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन वाज आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन इन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मतलब अगर कोई एक सेपरेट पार्ट आपने खरीदा, आपने एक पूरा एसेट परचेज किया, उसमें एक कंपोनेंट था, वो कंपोनेंट जो है अगर आप उसको जब डी रिकॉग्नाइज करोगे अलग से तो उसकी डी रिकॉग्निशन, उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू किसी भी बेसिस पर आपको एक एस्टिमेट करनी पड़ेगी और उसको अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको। सर मतलब ऐसे, अब ध्यान से जरा देखना। मैंने एक एसेट परचेज की यहां पर 10 लाख की, 10 लाख की एक मशीन परचेज की मैंने, समझे। इस मशीन के अंदर एक कंपोनेंट था, लेकिन उस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है वो मुझे यहां पर पता ही नहीं थी। मैंने सेपरेटली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया इस कंपोनेंट को, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं थी, समझे। अब इस मशीन की यूजफुल लाइफ है 10 साल, 10 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है। अब 4 साल के बाद मैंने इस कंपोनेंट को चेंज कर दिया, यानी इस कंपोनेंट को बदल दिया मैंने, और इसकी जगह नया कंपोनेंट खरीदा मैंने एक 6 लाख रुपए का, 6 लाख का एक कंपोनेंट खरीदा। कब? आफ्टर 4 इयर्स।
और मैं कहता हूं लीजिए, अगर आपको डिस्काउंट रेट गिवन है, डिस्काउंट रेट किस रेट से गिवन है, मान लो 10% के हिसाब से एक डिस्काउंट रेट गिवन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, आपने एक एसेट परचेज किया 10 लाख का, 10 साल यूजफुल लाइफ थी। इस एसेट के अंदर एक कंपोनेंट था, इनिशियली इसकी वैल्यू मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि इस कंपोनेंट की वैल्यू इस 10 लाख के अंदर कितनी है। 4 साल के बाद जाकर आपने इस कंपोनेंट को चेंज किया, यानी कंपोनेंट को हटाया और दूसरा कंपोनेंट खरीद लिया, कितने का, 6 लाख का। अब सवाल उठता है, ये जो 6 लाख का कंपोनेंट आपने खरीदा है, तो ये 6 लाख तो इसमें ऐड तो होगा, समझे, लेकिन जो पुराना वाला कंपोनेंट था, जो पुराना वाला कंपोनेंट था, उसकी कॉस्ट भी तो आपको हटानी पड़ेगी। लेकिन उस पुराने वाले कंपोनेंट की कॉस्ट मेरे को पता ही नहीं थी, तो नए वाले कंपोनेंट के बेसिस पर आपको पुराने वाले कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालनी पड़ेगी? आप कहोगे देखो भैया, आज की डेट में डिस्काउंट का रेट है 10%, आज की डेट में डिस्काउंट का रेट है 10% आज की डेट में, और 4 साल पहले मैंने ये कंपोनेंट खरीदा था, तो आज की डेट में इसका वैल्यू अगर 6 लाख है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि 4 साल पहले इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जरा बताओ, 4 साल पहले का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बता सकते हो? तो देखो जरा, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4, यानी 0.683। तो आप 6 लाख को 0.683 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब हम कहेंगे इसकी वैल्यू 4,09,808 रुपए थी। कब? 4 साल पहले। जब 4 साल पहले आपने इस कंपोनेंट को परचेस किया था ना, तो इसकी वैल्यू थी 4,09,808 रुपए। यानी इस 10 लाख के अंदर, इस 10 लाख के अंदर जो कंपोनेंट की वैल्यू थी वो 4,09,808 रुपए थी। मैंने नए वाले की 4 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, यानी नए वाले के बेस पर मैंने इस वैल्यू को डिसाइड किया। 10% का अगर रेट दे रखा है, रेट 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। तो अब मैं कहूंगा अगर 4 साल पहले इसकी वैल्यू थी 4,09,808, तो इस पर 4 साल का तो डेप्रिसिएशन लग गया होगा, तो आज इसकी वैल्यू क्या बची होगी? 4,09,808। इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, क्योंकि एसेट की यूजफुल लाइफ थी 10 साल, तो 4 साल का इस पर डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो बताना इसकी वैल्यू अब कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा 4 सालों में? 4,09,808 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, तो इस पर डेप्रिसिएशन लग गया होगा 1,63,923 रुपए का, ये डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो इसकी वैल्यू क्या बची होगी आज की डेट में? 4,09,808 माइनस 1,63,923 रुपए इसकी वैल्यू बची होगी, यानी इसकी आज की डेट में वैल्यू बची होगी 2,45,885। अब मैं टोटल एसेट की वैल्यू अगर बताना हो आपको, तो कितनी वैल्यू बची होगी? 10 लाख में से 4 साल बीत गए, तो यूजफुल लाइफ थी 10 लाख, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 1-1 लाख लगा होगा, तो 4 लाख डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो एसेट की वैल्यू जो आज की डेट में बची होगी ना, वो 6 लाख बची होगी। अब नया इक्विपमेंट आपने कितने का खरीदा? 6 लाख का खरीदा, तो टोटल कितना हो गया? 12 लाख। अब इस 12 लाख में से जो इक्विपमेंट की वैल्यू है, जो इक्विपमेंट आपने हटा दिया, उसकी वैल्यू माइनस कर दो, कितनी है? 245,885, ये यहां से माइनस कर दो, तो जो अब वैल्यू बचेगी आपकी एसेट की, वो ये वैल्यू बचेगी जो भी आएगी, 9,54,115। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाया कि देखो, अगर किसी एसेट के अंदर कोई इक्विपमेंट है, तो जब वो इक्विपमेंट को आप हटाते हो, यानी किसी कंपोनेंट को हटाते हो, तो उस कंपोनेंट की वैल्यू को आपको जब हटाओगे ना, तो आपको हटाना पड़ेगा उसको, भले ही आपने इनिशियली उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज ना किया हो, फिर भी आपको हटाना पड़ेगा। यही बात यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? देखो, what happened if the cost of previous part inspection was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed? तो कहते हैं derecognition of the carrying amount occur regardless of whether the cost of the previous part inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। मतलब चाहे आपने इनिशियली इसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया हो या ना किया हो, लेकिन डीरिकॉग्निशन तो होगा इस कंपोनेंट का। समझ गए? तो ये बात थी यहां पर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपकी लास्ट में जाकर, वो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। व्हाट विल बी द आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एन इंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिप्लेस पार्ट और इंस्पेक्शन? अगर मान लीजिए प्रैक्टिकेबल हो ही ना,
कि आप अमाउंट निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा? तो इट मे यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन एज एन इंडिकेशन of what the cost of the replaced part existing inspection component was when the item was acquired or constructed. तो किसी और आइटम के बेसिस पर आप इसका एस्टिमेट लगा सकते हो अमाउंट का। यानी रिप्लेसमेंट आपको करना तो पड़ेगा भैया, जो कंपोनेंट है ना उसकी कॉस्ट को डीरिकॉग्नाइज करना तो पड़ेगा। किस बेसिस पर डिसाइड करते हो ये आप डिसाइड करो, आप ये मैनेजमेंट को करना है डिसाइड, ठीक है। मतलब किसी और ऐसे सिमिलर कोई कंपोनेंट हो उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू डिसाइड कर लो, या किसी भी बेसिस पर कर सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिवैल्यूएशन मॉडल पर आ गए हैं। यहां पर क्वेश्चन में ये क्लास बाय क्लास बेसिस है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना वही के क्लास बाय क्लास बेसिस। लो जी देखो मैं आपको पढ़वा ही देता हूं। एंटिटी ए इज ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, इट ओन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग such as factories and warehouses and office building in several capital cities. इसके पास दो तरह की बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और एक ऑफिस बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होगा ना उसका एक अलग क्लास है, और जो ऑफिस बिल्डिंग होगा उसका एक अलग क्लास है। The industrial building are located in industrial zone, whereas the office building are in the central business district of the cities. मतलब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है ना वो इंडस्ट्रियल जोन में है, और जानते हो जनरली जो फैक्ट्रीज होती है ना, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं वो शहर के बाहर होती हैं नॉर्मली, और जो ऑफिस बिल्डिंग है वो शहर के अंदर होती हैं। तो दोनों का क्लास अलग अलग है, दोनों का अलग अलग क्लास है। एंटिटी एज मैनेजमेंट वांट टू अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर AS 10 टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, बट कंटिन्यू टू अप्लाई द हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल टू द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। स्टेट वेदर दिस इज एक्सेप्टेबल अंडर AS 10 और नॉट विद रीजन। तो है एक्सेप्टेबल, क्योंकि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है अलग क्लास है, ऑफिस बिल्डिंग अलग क्लास है। तो आप एक क्लास पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो, दूसरे क्लास पर कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो यहां पर इसका आंसर लिखा हुआ है, एंटिटी एज मैनेजमेंट कैन अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग। द ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, देयर नेचर एंड देयर जनरल लोकेशन। ये अलग है, फंक्शन से भी अलग है, नेचर से भी अलग है, लोकेशन से भी अलग है। AS 10 permit asset to be revalued on a class by class basis. The different characteristic of building enable them to be classified as different PPE classes. The different measurement model can therefore be applied to these classes for subsequent measurement. However, all property within the class of office building must be carried at revalued amount. यानी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर अब जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स आती हैं उन सबको आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा, समझे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन में आपको बता चुका हूं, नॉर्मली 3 to 5 ईयर में होता है एक बार। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन की वही टेक्निक दे रखी है जो मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। कौन कौन से, मतलब वही ग्रॉस मेथड होता है, नेट मेथड होता है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये देख लेना अपने आप, वही छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन पर आते हैं, जरा देखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है? एंटिटी ए हैज ए पॉलिसी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन PPE कैपिटलाइज्ड इन द ईयर अंटिल द फॉलोइंग ईयर। Entity A has a policy of not providing for depreciation on PPE capitalized in the year until the following year, but provide for a full depreciation in the year of disposal of an asset. Is this acceptable? बिल्कुल भी नहीं बेटा। जिस दिन एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई उस दिन से आपको डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब यू आर कॉन्ट्रावेनिंग द रूल ऑफ AS 10। आप AS के रूल को कॉन्ट्रावेन कर रहे हो, तोड़ रहे हो एक तरीके से, समझे। तो PPE जिस दिन यूजेबल कंडीशन में आ गया उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू नहीं हो जाएगा। आपकी मर्जी से नहीं चलेगा कि हम अगले साल से लगाएंगे या उसके अगले साल से लगाना चालू करेंगे। जिस दिन एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना चालू करो। अगर नहीं लगाओगे तो फिर ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट करेगा, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को वायलेट करेगा, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट को वायलेट करेगा, और ऑडिटर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा आकर कि व्हाई यू हैव नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन। आप अपनी एसेट को ओवर वैल्यू कर रहे हो, प्रॉफिट को ओवर वैल्यू कर रहे हो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए आंसर में लिखा होगा कुछ ना कुछ इसी तरीके की चीजें।
The depreciable amount of tangible asset should be allocated on a systematic basis over its useful life. The depreciation method should reflect the pattern in which the asset future economic benefit are expected to be consumed by the entity. Useful life means the period over which the asset is expected to be available for use by the entity. Depreciation should commence as soon as the asset is acquired and is available for use. Thus, the policy of the entity is not acceptable. समझे? जिस दिन एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना चालू कर दो, तो आपकी पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है. गलत पॉलिसी आपकी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती. समझे? अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए जरा. यूजेबल कंडीशन का क्वेश्चन है. Entity A purchased an asset on 1st January for rupees 1 lakh and the asset had an estimated useful life 10 year and residual value nil. तो एक साल का डेप्रिसिएशन हो गया 10,000. 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 ऑन 1 जनवरी 2005, यानी कितने साल बाद? 1 2 3 4 5 साल के बाद. The director reviewed the estimated life and decided that the asset will probably be useful for a further of 4 years. अच्छा, 4 साल बीते हैं. 1 जनवरी 5 है तो 4 साल बीते हैं. 31 दिसंबर 4 तक लोगे क्योंकि 1 जनवरी 5 का दे रखा है, तो 4 साल तक डेप्रिसिएशन लगाओगे. तो 1 लाख माइनस 40,000 डेप्रिसिएशन लग गया 4 सालों का, तो वैल्यू आपकी बची 60,000. कहते हैं अब डिसाइड किया इन्होंने 4 साल अभी एसेट चल पाएगा बस, तो 60 डिवाइडेड बाई 4, अब रिवाइज डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 15,000. ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के. ठीक है, तो इसका आंसर देखो यहां 15,000 ये देगा. देखो कहीं ये देखिए किधर गए, 15,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद देखिए एंटिटी बी कंस्ट्रक्ट ए मशीन फॉर इट्स ओन यूज. Construction is completed on 1st November 2001, but the company does not begin using the machine until 1st March. बेटा 1 नवंबर से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा. आप यूज कभी करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. जिस दिन एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा. सीधी सी बात है. ठीक है, ठीक है जी. अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखिए जरा. ये वाला क्वेश्चन वैसे मैं करवा चुका हूं आपको. ये वही है कि जब आपकी एसेट की रेसिडुअल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो पहले केस में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, दूसरे केस में लगेगा. ये आपका क्वेश्चन हम करवा चुके हैं. अच्छा, कौन सा मेथड हमें अडॉप्ट करना है वो आपको मैनेजमेंट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट. तो उसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसाइड करता है. ऐसा कोई मेथड स्पेसिफिकली आप नहीं बता सकते कि ये मेथड यूज करो, वो केस टू केस बेसिस पर होगा. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में. ये एसेट है, डिस्ट्रॉय हो गई एसेट. तो देखो क्या है. एंटिटी ए कैरीड प्लांट एंड मशीनरी इन इट्स बुक्स एट रुपीज 2 लाख. बुक में आपका एक एसेट 2 लाख का दिख रहा है. These were destroyed in a fire. ये एसेट फायर से डिस्ट्रॉय हो गई. The asset were insured new for old and were replaced by the insurance company with a new machine that cost rupees 20 lakh. The machine were acquired by insurance company and the company did not receive 20 lakh as cash compensation. State how entity A should account for the same. तो देखो बेटा, इस केस में क्या होता है, जो आपको 2 लाख रुपए का एसेट, 2 लाख रुपए का जो एसेट है ना, वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया. तो पहले तो इस 2 लाख के एसेट को आप ट्रांसफर कर दो सीधा पीएनएल में, लॉस मान लो. फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, अगर वो वर्चुअली सर्टेन है तो आप उसे अलग से अकाउंटिंग यानी अलग से इनकम मानकर रिकॉर्ड करो. अगर पैसे मिलने वाले हैं तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टू पीएनएल करके 20 लाख रुपए. और अगर एसेट मिलने वाला है तो भी, तो अगर एसेट मिल जाए तो जब आप एसेट मिल जाएगा आपको, तब आप एसेट को रिकॉर्ड करोगे. कैसे? मशीन अकाउंट डेबिट और टू पीएनएल अकाउंट करके आप रिकॉर्ड करोगे. कितना? 20 लाख और 20 लाख. ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. लेकिन जो 2 लाख का आपका लॉस हुआ है उसे सेपरेटली पीएनएल में डालो, सेपरेटली पीएनएल में डाल दो उसे. समझ गए? तो जब भी कोई एसेट आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको तो उठाइए सीधा पीएनएल में डाल दीजिए. अब इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको कैश दिया तो कैश अगर दे दिया तो बड़ा अच्छी बात है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अगर कैश नहीं दिया है अभी, तो आप बैलेंस शीट डेट पर ये देखोगे कैश मिलने वाला अगर वर्चुअली सर्टिन है, जो AS 29 के हिसाब से आप देखते थे कि अगर आपको कोई कॉन्टिजेंट एसेट वर्चुअली सर्टिन होती है तो उसे आप सेम एसेट मानकर रिकॉर्ड करते हो, तो आप लिखोगे अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टू पीएनएल अकाउंट करके, समझे, और इसे एसेट मानकर दिखाओगे। और अगर मशीनरी मिलने वाली है और मशीनरी मिल गई, तब आप एंट्री डाल दो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी। तो यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि मशीनरी आपको मिल गई, तो मिल गई तो आप पहले तो एंट्री बनाओ जो पुरानी वाला था, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन, 2 लाख रुपए पीएनएल में भेजो, और जो मशीन मिल गया तो मशीन अकाउंट डेबिट 20 लाख टू पीएनएल अकाउंट 20 लाख, ये आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गए हम इन क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन हम पहले एमसीक्यू नहीं, पहले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो पढ़ते हैं पहले। थ्योरी क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ लेना। थ्योरी क्वेश्चन कौन कौन से हैं? 7, 8, 9, 10, ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, इसके आंसर भी दे रखे हैं, आप खुद पढ़ लेना ध्यान से। थ्योरी क्वेश्चन जनरली वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो एक बार आप खुद पढ़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा थ्योरी क्वेश्चन, लेकिन पढ़ जरूर लेना। जो भी आपके टेस्ट योर क्वेश्चन में थ्योरी के क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, उसको जरूर पढ़ना। अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, विद रेफरेंस टू AS 10 रिवाइज्ड क्लासिफाई द आइटम अंडर द फॉलोइंग हेड। परचेज प्राइस ऑफ PPE, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और जो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, तो 3 तरीके से क्लासिफाई करना है। इंपोर्ट ड्यूटी आपका परचेज कॉस्ट में आता है, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये परचेज कॉस्ट में आते हैं। इनिशियली हैंडलिंग कॉस्ट जो होता है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आता है, तो ये वाला 1 में है, ये वाला 2 में है, यानी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ये आएंगे ही नहीं, ये 3rd है, ये तो कॉस्ट में ही नहीं आता। कॉस्ट इनकर्ड while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at a लेस देन कैपेसिटी, तो ये तो देखो वही है कि अभी कॉस्ट इनकर्ड, एक मिनट बेटा, कॉल आ रही, इधर कॉल ले लो। हाँ जी, तो चौथा देखिए, कॉस्ट इनकर्ड while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at, मतलब ये है कि वो है कि जो आपने अभी एसेट यूजेबल कंडीशन में आने के बाद जो भी आप खर्चा करते हो वो सब पीएनएल अकाउंट में जाता है, तो ये खर्चा आएगा ही नहीं कॉस्ट में। ठीक है, ये आएगा ही नहीं। ट्रेड डिस्काउंट ये आएगा परचेज वाले में। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशन ये भी नहीं आएगा, ये 3rd वाले में आएगा। इंस्टॉलेशन ये 2nd वाले में आएगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड ये आपका 3rd वाले में आएगा, ये आएगा ही नहीं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन, ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these cost. कॉस्ट ऑफ प्लांट 25 लाख, तो ये तो 25 लाख रुपए ऐड होगा। इनिशियल डिलीवरिंग ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होगा, कंसल्टेंट यूज ऐड होगा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं आएगा, इंटरेस्ट चार्ज जो होता है डेबिट क्रेडिट वाला वो नहीं आएगा,
ठीक है, जैसे उधार लिया आपने एसेट और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट मिला है उसके लिए पे कर रहे हो, एसेट के लिए नहीं। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड होगा, अगर इसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू है तो ऐड होगा। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर ये नहीं होगा। ठीक है, तो कितना कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। एसेट की कॉस्ट आएगी 25 लाख, एक मिनट, 25 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस 3 लाख, यानी 43 लाख आपकी एसेट की कॉस्ट होगी। यह आपका एसेट का कॉस्ट हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, अर्का लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 3000 lakhs. Depreciation was charged at 10% on SLM basis for a useful life of 10 years. At the end of year 4, the machinery was revalued to 2700 lakhs and the same was adopted. What will be the carrying amount of the asset at the end of year 5 and year 6? Assume no change in the useful life. ठीक है, तो देखो पहले तो आपका एसेट कितना था, 3000 लाख था। इस पर पहले 4 सालों का डेप्रिसिएशन लगाओ, तो 4 सालों का डेप्रिसिएशन होगा, यहां लिखता हूं मैं 3000, 4 सालों का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर, तो 3000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 कितना होगा, 1200। 1200 इसका मतलब कैरिंग अमाउंट कितना होगा एसेट का, 1800। आपने रिवैल्यू कितने पर किया इसको, रिवैल्यूड अमाउंट 2700 पर रिवैल्यू किया, इसका मतलब 900 रुपए आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2700। अब आपसे क्वेश्चन कहता है एट द एंड ऑफ द 5th ईयर और 6th ईयर की वैल्यू बताओ, तो बेटा इसमें से 5वें साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक मिनट बेटा यार, ये बहुत कॉल आ रही है, कई बार आ चुकी है, मैं एक बार बस ले लूं। हाँ जी, अब 5th ईयर का डेप्रिसिएशन देखो कैसे निकलेगा। 4 साल बीत गए, 6 साल बचे हुए हैं ना, तो 2700 का 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 2700 डिवाइडेड बाई 6, 450 डेप्रिसिएशन आएगा यहां पर, समझे। तो ये 6 ईयर के बिगिनिंग की वैल्यू आ जाएगी 2250, और फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 2700 डिवाइडेड बाई 6, 450, अब वैल्यू बचेगी 1800। तो 6 ईयर के 5th ईयर के एंड की वैल्यू ये है और 6 ईयर के एंड की वैल्यू 1800 है। यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्कंडा लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीनरी फॉर 2.5 करोड़ 5 years ago। 5 साल पहले 2.5 करोड़ में इन्होंने एक मशीन एक्वायर की थी। ठीक है, 5 साल पहले इन्होंने 2.5 करोड़ में एक मशीन एक्वायर की थी। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट 10% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस। यूजफुल लाइफ 10 years। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, 3 साल के बिगिनिंग, 3rd ईयर के बिगिनिंग में, यानी 2 साल बीतने के बाद, मशीनरी वाज रिवैल्यूड टू 3 करोड़ with the surplus on revaluation being credited to revaluation reserve. Depreciation was provided on the revalued amount over the balance useful life of 8 years. The machinery was sold in current year for rupees 1 crore 12 lakh 50,000. Give the accounting
give the accounting treatment for the above in the company's accounts. What will be the treatment if the company faced only 42,50,000 now? यानी दो सेल वैल्यू दे रखी है, अगर 1,12,50,000 में एक्वायर बेचा तो क्या होगा, और 42,50,000 में बेचा तो क्या होगा। तो आइए फटाफट मैं इसका ट्रीटमेंट आपको करके दिखा देता हूं। इधर कैसे ट्रीटमेंट होगा ये देख लो। ये देखो बेटा, सबसे पहले आपने, ये है क्वेश्चन नंबर 15 ICAI मटेरियल का 15 नंबर क्वेश्चन। आपने यहां पर मशीन परचेस्ड ऑन 1/1 डेट दे रखी है कोई, अच्छा डेट वुड नहीं दे रखी, तो मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन 2.5 करोड़ रुपए, 5 साल पहले खरीदा था। फिर इस पर आपने 2 साल का डेप्रीसिएशन लगाया होगा, डेप्रीसिएशन फॉर 2 इयर्स SLM बेसिस पर। 2.5 करोड़ इंटू 2/10, तो डेप्रीसिएशन हो गया 50 लाख रुपए। तो ये होगा कैरिंग अमाउंट एट बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर। तो वैल्यू बची 2 करोड़। अब आपने 3 करोड़ में इसे रिवैल्यू किया 3rd ईयर के बिगनिंग में, तो इसका मतलब प्लस रिवैल्यूएशन हुआ। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपने 1 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि 3 करोड़ पर वैल्यू किया, तो ये हुआ रिवाइज्ड वैल्यू एट बिगनिंग ऑफ ईयर 3। कितना, 3 करोड़ पर रिवैल्यू किया। ठीक है, अभी 2 साल और बीत गए हैं, 2 साल और बीत चुके हैं, मतलब अब हम 5th ईयर के एंड में खड़े हुए हैं अभी फिलहाल। कैसे, देखो क्वेश्चन कहता है 5 साल पहले खरीदा था, 3 साल पहले रिवैल्यूएशन हुआ, समझे। तो हमें तो अब 5वें साल के एंड की वैल्यू चाहिए, यानी 6th ईयर के बिगिनिंग में। एसेट बेचा कब है, करंट ईयर में एसेट को बेचा है इन्होंने, तो 2 साल का और डेप्रीसिएशन लगेगा एसेट पर। तो 2 साल का और डेप्रीसिएशन लगेगा एसेट पर। तो यहां से अब माइनस करो डेप्रीसिएशन फॉर 2 इयर्स ऑन रिवाइज्ड वैल्यू। 3 करोड़, यूजफुल लाइफ बची हुई है 8 साल, क्योंकि 2 साल बीत गए, और इंटू 2 हो गया, नहीं 3 4 5 3 साल, सॉरी, यानी 3 to 5 ईयर। तो डेप्रीसिएशन कितना होगा, 3 करोड़ डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, ये हो गया 1,12,50,000। यही हुआ 3 साल का डेप्रीसिएशन, चेक कर लो। हाँ, 1,12,50,000। तो इसकी जो कैरिंग अमाउंट बचेगा, यानी कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ 5th ईयर 1,87,50,000। अब आपने इसे सोल्ड कर दिया, सोल्ड फॉर 1,12,50,000 में क्वेश्चन ने बोला है पहले, तो लॉस ऑन सेल आ जाएगा यहां पर। तो लॉस ऑन सेल कितना आया, 75 लाख का लॉस ऑन सेल आया, जो P&L में चला जाएगा, समझे। अच्छा, और ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था, इसको डायरेक्ट उठाकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर चेक कर दिया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व will be transferred to retained earning
व्हेन एसेट सोल्ड। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। उसके बाद क्वेश्चन कहता है अगर हमने एसेट को 42,50,000 में बेचा तो क्या होगा। तो लिखिए इफ एसेट इज सोल्ड फॉर 42,50,000 देन द लॉस विल बी, कितना होगा लॉस, 1,87,50,000 माइनस 42,50,000, कितना होगा देखना जरा, 1,87,50,000 माइनस 42,50,000, तो 1,45,00,000 का लॉस होगा। एंड सच लॉस चार्ज टू P&L। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बैलेंस इन दिस केस ऑल्सो will be transferred to revaluation to retain earning। उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इस केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व इस केस में भी रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी, जब भी रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो बैलेंस है वो हमेशा जब भी एसेट बेचोगे तो उसे उठाकर सीधा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, उसे कभी भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते रिवैल्यूएशन रिजर्व के बैलेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। 16 नंबर क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक बार जरा पढ़ लेते हैं। Akshar Limited installed a new plant, now not a qualifying asset, at its production facility and incurred the following cost. Cost of plant 30 लाख। ठीक है, ये तो एसेट की कॉस्ट में आएगा। इनिशियल 1 लाख रुपए ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होगा, कंसल्टेंट यूज ऐड होगा, ऐड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं आएगा। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग एंड साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट 50,000 आफ्टर 10 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू 30,000, तो 30,000 प्लस होगा जो प्रेजेंट वैल्यू होती है। ऑपरेटिंग लॉसेस कुछ नहीं होगा। तो बताना जरा एसेट की कॉस्ट कितना आया, पहले तो ये देख लेते हैं एसेट की कॉस्ट कितना आया। तो 30 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000। ठीक है जी, ये आया 33,80,000। $33,80,000 ये आपका कॉस्ट आया। ठीक है, 33,80,000, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। अब आगे क्वेश्चन कहता है द कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर installed in the plant as a separate component and a cost of 5 lakh and other costs were allocated to them proportionately। मतलब क्वेश्चन कहता है कि जो आपने प्लांट लगाया है ना उसके अंदर एक कंपोनेंट है मोटर नाम का, जिसकी कॉस्ट थी, परचेज प्राइस था 5 लाख और बाकी जो खर्चे हुए हैं वो भी प्रोपोर्शनेटली ऐड करने हैं। तो इसका मतलब यह है कि परचेज प्राइस अगर देखा जाए तो कितना है, परचेज प्राइस है 30 लाख और इस 30 लाख के अंदर 5 लाख का मोटर है। तो बताना जरा कितना कितना परसेंट मोटर है, या आप बोल सकते हो कि 5 लाख है 30 के अंदर, तो आप बोल सकते हो 1/6 1/6 मोटर है। यानी आपका जो पूरा एसेट है ना उसमें 1/6 का मोटर है और बाकी 5/6 अदर एसेट है। तो इस 33,80,000 जो टोटल कॉस्ट आई है ना, इसको भी 2 पार्ट में बांट दो, एक तो मोटर और एक अदर प्लांट यानी प्लांट। तो 33,80,000 1/6 और ये 5/6,
1/6 5/6, तो डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 5,63,333, ये मोटर की कॉस्ट आ जाएगी। और इनटू कर दो 5 से, तो 28,16,667, ये आ जाएगी आपके प्लांट की कॉस्ट। ये हमने क्लासिफाई कर दिया अलग अलग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है द कंपनी एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड दोज ऑफ द मोटर एज 10 ईयर एंड 6 ईयर रिस्पेक्टिवली। मतलब प्लांट की यूजफुल लाइफ 10 साल है और जो मोटर उसके अंदर है उसकी यूजफुल लाइफ 6 साल है, ठीक है। और एसएलएम मेथड लगाया जाता है दोनों के लिए। एट द एंड ऑफ ईयर 4 द कंपनी रिप्लेस द मोटर इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एट ए कॉस्ट ऑफ 6 लाख एंड एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू मोटर टू बी 5 ईयर्स। मतलब 4 साल के बाद जाकर जो मोटर था उस कंपोनेंट को चेंज कर दिया और उसकी जगह नया कंपोनेंट, इन्होंने नई मोटर खरीदी 6 लाख की, और इस नई मोटर की यूजफुल लाइफ 5 साल है। तो 5 साल है तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,20,000 इस मोटर का 4 साल के बाद जाकर। ऑल्सो द कंपनी रिवैल्यूड इट्स इंटायर क्लास ऑफ फिक्स्ड असेट एट द एंड ऑफ ईयर 4। तो ईयर 4 में इन्होंने अपनी पूरी फिक्स्ड असेट को रिवैल्यू कर दिया। अब पूरी असेट जो रिवैल्यू हुई ना वो है 25 लाख रुपए में, होल एसेट रिवैल्यू हुआ 25 लाख में। अब एक बात बताइए, 25 लाख आज की यानी 4 साल के एंड की वैल्यू है, उस 25 लाख के अंदर 6 लाख तो यही होगा जो आज आपने खरीदा है, क्योंकि टोटल एसेट बोल रहा है, पूरी फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन किया तो पूरी फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन हुआ 25 लाख में। तो 6 लाख जो आज खरीदा ये नया वाला, तो इसकी तो आज की वैल्यू यही 6 लाख है। तो इसका मतलब बाकी जो प्लांट था उसकी वैल्यू रिवैल्यूएशन हुआ कितने पर, 19 लाख में। उसका वैल्यू हुआ 19 लाख में। 25 लाख में से 6 लाख तो इसी मोटर की वैल्यू होगी, क्योंकि ये मोटर आज ही खरीदा, आज ही रिवैल्यू हो रहा है, तो आज रिवैल्यू हो रहा था आज की वैल्यू पर ही होगा ना। तो 25 लाख टोटल एसेट का रिवैल्यूएशन है, उसके अंदर 6 लाख रुपए इस मोटर का होगा, तो बाकी जो प्लांट था उसका रिवैल्यूएशन हुआ 19 लाख पर। समझ गए, 19 लाख पर। आगे कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 8 साल के बाद जाकर the company decided to retire the plant from active use and also dispose the plant as a whole for 6 लाख। अब आपने 8 साल के बाद जाकर इस प्लांट को बेच दिया और पूरा का पूरा प्लांट इंक्लूडिंग मोटर 6 लाख में बेच दिया। There is no change in dismantling and site restoration liability during the period of use. You are required to explain how the above transaction would be accounted in accordance with AS 10। बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आया तो 10 नंबर में तक ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स में तक, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी निकलवा रहा है और फिर ये सारा झमेला है। समझे, ये सारा झमेला। तो आइए जरा क्या होगा, पहले तो मैं जरा कॉस्ट निकालूं, जरा इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको निकाल कर दिखा दूं, कैसे हम लोगों को प्रेजेंट करना है, यानी प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखो बेटा प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 16 ICAI। क्वेश्चन नंबर 16 ICAI। सबसे पहले तो टोटल एसेट का कॉस्ट प्राइस निकालो, तो परचेज प्राइस ऑफ होल एसेट, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं इंक्लूडिंग मोटर ₹5 लाख विच इज 1/6 ऑफ ₹30 लाख, क्योंकि टोटल वैल्यू है 30 लाख दे रखा है आपको, तो 5 लाख रुपए का मोटर है जो 1/6 है 30 लाख का। फिर इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करो, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करो। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट,
1,00,000। फिर क्या है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, $50,000, 2,00,000, सॉरी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है 2,00,000। और क्या है, कंसल्टेंट फीस, $50,000। और क्या है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, $30,000। और ये आपका टोटल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी पूरी एसेट का कॉस्ट मोटर को इंक्लूड करके। तो कितना होगा, टोटल लगा लो, $30,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000, 50,000, 30,000, ये हो जाएगा 33,80,000। 33,80,000। अब इसके दो पार्ट कर लो। कॉस्ट ऑफ मोटर 1/6 और कॉस्ट ऑफ प्लांट 5/6। तो कितना कितना होगा, डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 5,63,333 और ये हो जाएगा 28,16,667। ठीक है, ये आपका हो गया मोटर का और कॉस्ट ऑफ प्लांट का। अब 4 साल के बाद जाकर इन्होंने जो मोटर था ना उसको रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह नया मोटर खरीद लिया 6 लाख रुपए का। तो 4 साल के बाद की पहले वैल्यू निकाल लेना और रिवैल्यूएशन भी किया, तो दोनों एसेट का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो बढ़िया रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स। और दोनों का ले लेंगे, एक तो प्लांट का और एक मोटर का भी, दोनों का यहां लिख देते हैं और यहां लिख देंगे टोटल। टोटल तो कॉस्ट देखो जरा, कॉस्ट टोटल कॉस्ट है 33,80,000, जिसमें प्लांट का कॉस्ट है 28,16,667 और मोटर का कॉस्ट है 5,63,333। अब 4 साल का इसमें डेप्रीसिएशन लगाओ। डेप्रीसिएशन फॉर 4 ईयर, इसकी यूजफुल लाइफ है 6 साल, यानी इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल और इसकी यूजफुल लाइफ है 6 साल। दोनों की यूजफुल लाइफ अलग अलग है। तो डेप्रीसिएशन जब निकालोगे तो देखो 28,16,667 इंटू 4/10 और ये होगा 563,333 इंटू 4/6, यानी 6 सालों का यूजफुल लाइफ है। तो 4 साल का डेप्रीसिएशन कितना, तो पहले इसका देखो 28,16,667 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, ये डेप्रीसिएशन होगा 11,26,667। ये डेप्रीसिएशन हो गया इसका। तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, यानी कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर।
कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर 28,16,667 में से तो ये बचेगा 16,90,000। 16,90,000 और इसकी वैल्यू क्या बचेगी जरा वो देखो, 563,333 माइनस या इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। इस पर डेप्रीसिएशन लग गया आज तक 3,75,555। तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी वो देख लो जरा, 563,333 माइनस 375,555 187,778 ये इसकी वैल्यू बची हुई है। बताओ जी, ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है ना? अब इन टोटल की अगर हम वैल्यू देखें टोटल की, तो इन टोटल की वैल्यू कितनी होगी? टोटल चलिए अभी छोड़िए, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको तो रिप्लेस कर दिया, आपने इसको हटा दिया और इसकी जगह एक नया एसेट आ गया जो कितने का है, 6 लाख का। अब रिवैल्यूएशन होगा टोटल का, तो यहां पर लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज रिप्लेस्ड बाई न्यू मोटर ऑफ रुपीज 6 लाख। 6 लाख रुपए की मोटर से इसको रिप्लेस कर दिया गया। चलिए अब यहां पर हुआ रिवैल्यूएशन, तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। लिखिए कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ 4th ईयर ऑफ प्लांट 16,90,000। रिवाइज्ड वैल्यू तो रिवाइज्ड वैल्यू जो है वो टोटल है 25 लाख, लेकिन इसमें 6 लाख जो है वो मोटर का है, तो वो हटा दो, तो कितना होगा 19 लाख। तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना, 2,10,000। लो जी, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। अब कहते हैं 8 साल के बाद आपने इस एसेट को बेच दिया, 8 साल के बाद, तो यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एट एंड ऑफ 8 ईयर। 8वें साल के एंड में आपने इस एसेट को बेच दिया, ठीक है, और पूरी की पूरी एसेट को बेच दिया, यानी जो प्लांट था वो भी और जो इक्विपमेंट था, मोटर था वो भी। तो कैसे निकालोगे इसको, पहले यहां लिखेंगे प्लांट, यहां लिखेंगे मोटर और यहां लिखेंगे टोटल। एट बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, यानी 4th ईयर के एंड में सब वो हुआ था, तो एट बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर इसकी वैल्यू हो गई थी 19 लाख यानी रिवाइज्ड वैल्यू, और इसकी वैल्यू थी 6 लाख,
और टोटल वैल्यू थी 25 लाख। अब इसमें से डेप्रीसिएशन लगेगा 4 साल का, क्योंकि 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल, तो 4 साल का डेप्रीसिएशन और लगेगा। इसकी यूजफुल लाइफ में तो कोई चेंज होगा नहीं। इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल थी तो वो अभी भी 10 साल रहेगी, ठीक है। लेकिन इसकी यूजफुल लाइफ चेंज हो गई थी, 5 साल हो गई थी। जो नया मोटर आपने खरीदा था उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल। तो पहले इस पर डेप्रीसिएशन लगाओ। 19 लाख इसकी वैल्यू तो थी 10 साल, और 4 साल का और डेप्रीसिएशन लगाओ, तो बोलो कितना होगा। बल्कि आप इसको 10 साल से नहीं, 4 साल तो बीत गए थे ना, तो 6 साल इसकी लाइफ बची हुई थी, तो 6 से डिवाइड करो। 6 से मतलब पुरानी वाली जो एसेट थी जब आपने खरीदा था तो 10 साल थी, जब खरीदा था तो 10 साल थी, तो चौथे साल के एंड में तो रिवैल्यूएशन हो गया, तो रिवैल्यूएशन के बाद इसकी लाइफ बची थी 6 साल, तो 6 साल इसकी लाइफ बची हुई थी, तो 4 साल बीत गए, ठीक है। तो 4 साल का डेप्रीसिएशन लगाइए, 4 years, यानी 5 to 8 year, 5वें से 8वें साल तक। तो कितना होगा, 19 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 12,66,667। ये इस पर डेप्रीसिएशन हो जाएगा, इस पर डेप्रीसिएशन। और इसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, तो 4/5, बोलो कितना, 480। ये इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। अब इन दोनों का कैरिंग अमाउंट बताओ एट द एंड ऑफ 8 ईयर। आठवें साल के एंड में, तो 19 लाख माइनस 12,66,667, ये बचेगा 6,33,333, और ये बचेगा 120। अच्छा, इन दोनों का टोटल बताना जरा कितना होगा, 7,53,333। अब क्वेश्चन कहता है इस पूरे के पूरे इक्विपमेंट को आपने 6 लाख में बेच दिया 8वें साल के एंड में, तो सेल वैल्यू इसकी कितनी है, 6 लाख, लेकिन पूरे इक्विपमेंट की है, पूरे की, तो पूरे की है 6 लाख रुपए। इसका मतलब जो आपका टोटल लॉस आया वो कितना आएगा वो देखना है। तो टोटल लॉस आया 1,53,333, ये आपका टोटल लॉस आया। अब सवाल उठता है ये 6 लाख में प्लांट का सेल प्राइस कितना है और मोटर का सेल प्राइस कितना है, तो आपको गिवन तो कुछ है नहीं, तो हम ये मान लेंगे जो इनका कैरिंग अमाउंट है ना उसी के रेशो में इस सेल प्राइस को बांट दिया जाएगा। ये जो 6 लाख है ना इन दोनों के कैरिंग अमाउंट के रेशो में बांट दिया जाएगा, मतलब 6,33,333 और 1,20,000 इन दोनों के कैरिंग अमाउंट में इस 6 लाख को बांट दिया जाएगा, समझे। या आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले लॉस निकाल लिया, इस लॉस को इन दोनों के कैरिंग अमाउंट के रेशो में बांट दो, या फिर सेल वैल्यू को इन दोनों के कैरिंग अमाउंट के रेशो में बांट दो, तो लॉस अपने आप निकल कर आ जाएगा, समझे। तो यहां पर लिखेंगे इन रेशो ऑफ कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट के रेशो में बांटो, तो कितना कितना देखो जरा, 6 लाख इंटू 6,33,333 डिवाइडेड बाई 7,53,333, ये हो जाएगा 5,00,000 5,04,425, और ये हो जाएगा 95,575, समझे। और अब लॉस आ जाएगा 6,33,333 माइनस 5,04,425, 1,28,908 रुपए, ये इसका लॉस आ जाएगा, लॉस। और 1,20 माइनस 95,575, 24,425, ये इसका लॉस आ जाएगा, समझे। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है वो कहां चला जाएगा, वो तो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। तो यहां लिख देता हूं, जो रिवैल्यूएशन किया था आपने, तो बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व
will be directly transferred to retained earning. ये देखो मस्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, तो बढ़िया क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट ने दिया। ये क्वेश्चन यहां हो गया फिनिश। समझ गए? चलिए अब एक और क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, और ये वही वही वैसा क्वेश्चन है जो मैंने अभी कंपोनेंट वाला आपको बताया था, प्रेजेंट वैल्यू निकालकर, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक्वायर्ड ए हैवी मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ 1000 लाख। द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब इसके अंदर एक कंपोनेंट है लेकिन उसकी क्या वैल्यू है ये हमको पता नहीं है अभी, यानी वैल्यू पता नहीं है। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर 6 द turbine which is a major component of the machinery needed replacement as further usage and maintenance was uneconomical। कहते हैं इसके अंदर एक टर्बिन है जो मेजर कंपोनेंट है, उसको रिप्लेसमेंट करना है। आगे कहते हैं द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज इन गुड कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द रिमेनिंग 4 ईयर। बाकी जो मशीन है इस टर्बिन के अलावा वो अच्छी कंडीशन में है और 4 साल और चल जाएगी, क्योंकि 10 साल थी, 6 साल बीत चुके, तो 4 साल और चल जाएगी। द कॉस्ट ऑफ द न्यू टर्बिन 4.5 लाख। गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द न्यू टर्बिन एज्यूमिंग एसएलएम डेप्रिसिएशन एंड ए डिस्काउंट रेट इज 8%। अब देखो बेटा, अगर आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नए टर्बिन की वैल्यू के बेसिस पर पुराने वाले टर्बिन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझे? पुराने वाले टर्बिन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसकी आज की वैल्यू आपको हटाना पड़ेगा। नए टर्बिन की वैल्यू रिकॉग्नाइज करोगे और पुराने वाले टर्बिन की वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगा वो आपका कैरिंग अमाउंट होगा एसेट का। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं आपको यहां पर एक बार करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, पहले यहां पर देखो, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, एक मिनट, पहले यहां लिखूंगा कॉस्ट ऑफ होल एसेट 1000, फिगर इन लैक्स है, माइनस डेप्रीसिएशन फॉर 6 ईयर, 1000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 यूजफुल लाइफ है तो 600। तो कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग नहीं, एट एंड ऑफ 6th ईयर 400 प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बिन, जो आपने नया टर्बिन एक्वायर किया है उसकी कॉस्ट, यानी मेजर कंपोनेंट है ये, 450 माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टर्बिन, ये आपको हटाना पड़ेगा और इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट, और फिर ये जो निकल कर आएगा ये आएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल एसेट। तो अब सारा खेल किस चीज का है, जो ओल्ड टर्बिन है ना उसकी पहले कॉस्ट निकालो और फिर उसकी आज की वैल्यू निकालो, और आज की वैल्यू यहां से माइनस करना है। तो वो कैसे निकलेगा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड टर्बिन, जो कंपोनेंट है उसका,
तो पहले जरा उसका कॉस्ट बताइए, कॉस्ट ऑफ ओल्ड टर्बिन 6 ईयर एगो, 6 साल पहले उसका क्या कॉस्ट था? तो बेटा नए टर्बिन की कॉस्ट के बेसिस पर निकालोगे, 450 लाख इनटू आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है एट द रेट 8%, 6 ईयर पहले का, 6 ईयर पहले का। जरा देखिए कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.08, रेट दे रखा है आपको 8%, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 0.6301, समझे? तो ये उसकी कॉस्ट होगी, तो इंटू 4.5, तो 283.58, यानी इतना लाख आपकी वैल्यू थी ओल्ड टर्बिन की। ये हमने नए टर्बिन के बेसिस पर एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आज की डेट में नए टर्बिन का जो रेट है ना वो 4.5 लाख है। तो 6 साल पहले हम मान रहे हैं कि इसी की टर्बिन की अगर 8% का रेट है, तो महंगाई अगर 8% से बड़ी है तो इसका क्या होगा? तो 283.58। अब इस पर 6 साल का डेप्रीसिएशन लगा होगा, तो डेप्रीसिएशन फॉर 6 ईयर, तो 283.58 इंटू 6/10, तो 6 साल का डेप्रीसिएशन, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, 170.14 या 15 कर दो, ठीक है, और ये हो जाएगा कैरिंग अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट बेटा देख लो, 283.58 माइनस 170.15, 283.58 माइनस 170.15, ये हो जाएगा 113.43। लीजिए, ये न्यू ओल्ड टर्बिन की कैरिंग अमाउंट है आज की डेट की, तो इसको यहां से माइनस कर दो, 113.43, और अब कैरिंग अमाउंट आ जाएगा आपका, तो 400 प्लस 450 माइनस 113.43, 736.57। लो जी, सही है ना यहां तक? जल्दी बताओ फटाफट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन और रह गया है 18 नंबर, चलिए जरा उसको भी देख लेते हैं, वो तो आसानी है। तो क्वेश्चन नंबर 18, आइए। Preet Limited intend to set up a steel plant for which it has acquired a dilapidated factor, क्या है ये? Dilapidated factor having an area of 5,000 acre at a cost of 60,000 per acre। तो 5,000 इंटू 60,000 कितना हो रहा है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर इसको मैं लैक्स में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? 3,000 आ जाएगा, ठीक है। मैंने लैक्स में कन्वर्ट कर देता हूं इसको, इन लैक्स। तो कॉस्ट ऑफ लैंड आ गया ये 3,000 लैक्स, ठीक है। फिर कहते हैं प्रीत लिमिटेड हैज इनकर्ड 1.10 करोड़ ऑन डिमोलिशिंग द ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग देयर ऑन, यानी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसे तोड़ा, उसका खर्चा हुआ 1 करोड़ 10 लाख का। ए सम ऑफ रुपीज 63 लाख इंक्लूडिंग 5% GST देयरऑन वाज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ मटेरियल साल्वेज फ्रॉम द साइट। तो इसका मतलब ओल्ड पर कितना खर्चा हुआ? 63 लाख इंटू इसको GST कर ली, 5% GST, ये 105 के बराबर है, तो 105% से डिवाइड कर दो, तो जो 60 लाख है ना वो आया होगा एक्सक्लूडिंग GST आपके पास। तो 1 करोड़ 10 लाख में से 60 लाख माइनस कर दो, तो आपका जो एसेट को तोड़ने का खर्चा हुआ वो 50 लाख हुआ। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये फिगर 50 आएगा।
ये आएगा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन या मतलब डिमोलेशन। डिमोलेशन का कॉस्ट नेट ऑफ मटेरियल सेल, तो 50 लाख आ जाएगा ये, समझे। उसके बाद में कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन है 7% ऑफ सेल वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन 3000 का 7%, तो कितना होगा 210। अच्छा, लीगल कंसल्टेंसी फी 8 लाख, तो लीगल एंड कंसल्टेंसी फी 8 लाख, तो 8 हो जाएगा। और टाइटल गारंटी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस टाइटल गारंटी इंश्योरेंस है 1.25 लाख। अब आपसे कहता है लैंड की कॉस्ट बताओ, तो जोड़ लो सबको, तो 3000 प्लस 50 प्लस 210 प्लस 8 प्लस 1.25 कितना हो गया 3269 रुपए .25, ये आपकी लैंड का कॉस्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये आपकी लैंड का कॉस्ट हो गया। यानी कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन जो है ना, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन वो मैंने कैसे निकाला, टोटल 1,10,00,000 जो आपने खर्चा किया माइनस सेल ऑफ स्क्रैप, और सेल ऑफ स्क्रैप लेना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी 63 लाख, जीएसटी इंक्लूड करके है, इसको 105% से डिवाइड कर दो, या 105 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, तो ये आपका 60 लाख का आपका स्क्रैप आ जाएगा। तो आपका जो डिस्ट्रक्शन का या डिमोलेशन का खर्चा हुआ वो नेट 50 लाख हुआ, समझे। चलिए जरा 4-5 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जरा उसको भी देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, बाकी तो ये क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, तो एमसीक्यू क्वेश्चन एक बार नजर डाल लेते हैं। आइए, देखिए जी, अरे भैया ये क्या हो जाता है, कहाँ गया, एक मिनट। एमसीक्यू क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन, एज पर AS 10 PPE विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन होगा, कॉस्ट ऑफ रीलिक्विडेटिंग नहीं होगा, ये दोनों होंगे, तो आंसर है बी। एज पर AS 10 PPE एन एंटरप्राइज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी वैल्यूड एट, कॉस्ट मॉडल के हिसाब से वैल्यू होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना वो हमेशा कॉस्ट मॉडल के हिसाब से होगा, ये आप याद कर लेना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगेगा, सिर्फ कॉस्ट मॉडल लगेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, ए प्लांट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख वाज रिवैल्यूड टू 1,50,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2। ठीक है, तो 50,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेज दिया होगा। Subsequently, due to drop in market value, the land was determined to have a fair value of 1,30,000 at the end of year 4। सही है, तो 20,000 का नुकसान हो गया, यानी 1,50 पर आपने रिवैल्यू किया था, बात को इसको सब्सिक्वेंट रिवैल्यू कर दिया डाउनवर्ड, यानी 1,30 पर, तो 1,30 मतलब 20,000 का लॉस हो गया PNL। अब देखिए क्या होगा, पहले रिवैल्यूएशन था अपवर्ड, अब रिवैल्यूएशन हो रहा है डाउनवर्ड, तो जो ये प्रॉफिट हुआ है, जो ये लॉस हुआ है 30,000 का, ये पूरा का पूरा लॉस इससे एडजस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा,
पूरा का पूरा लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा और 30,000 का रिवैल्यूएशन अभी भी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। तो इनिशियल 50,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 20,000 डेबिटेड टू पीएनएल, ये तो गलत है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50,000, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पीएनएल, ये भी गलत है। इनिशियल अपवर्ड 50,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यू 20,000 डेबिटेड टू, ये ठीक है, ये आंसर है। यानी 50,000 जो है वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में और 20,000 का जो लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर है। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ देखो, ए प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1 लाख वाज रीवैल्यूड टू 90,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो 10,000 के लॉस हुआ और ये 10,000 का लॉस आपने पीएनएल में भेज दिया होगा, रिवैल्यूएशन पर भेज दिया होगा। 1 लाख कैरिंग अमाउंट था, 90,000 आपने रिवैल्यू किया, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, 10,000 लॉस आया होगा, उसे आपने पीएनएल में भेज दिया होगा। सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू द लैंड डिटरमाइंड टू हैव ए फेयर वैल्यू 1,05,000 एट द एंड ऑफ ईयर 4। अब 90,000 पर रिवैल्यू किया था, अब रिवैल्यू कर रहे हो 1,05,000 पर, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 15,000 का प्रॉफिट आपको पीएन रिवैल्यूएशन रिजर्व में सारा का सारा नहीं ले जाना, इसमें से 10,000 तक का जो पहले लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो 15,000 में से 10,000 का प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, बाकी 5,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो देख लो जरा, 10,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, सब्सिक्वेंट अपवर्ड 15 गलत है। इनिशियल डाउनवर्ड रिवैल्यू 10,000 डेबिटेड टू पीएनएल, सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन 15, ये भी गलत है। 10,000 डेबिटेड टू पीएनएल, सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन 10,000 क्रेडिटेड टू पीएनएल, 5,000 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सही है, सी आंसर है। ठीक है ना, सी आंसर है, इसका आंसर सी है। अब 5वां क्वेश्चन देखो, ऑन सेल ऑफ एन एसेट विच वाज रिवैल्यूड अपवर्ड व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। यानी आपने कोई एसेट बेचा जो पहले रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो चुका था जिस एसेट का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले रिवैल्यूएशन हुआ था अपवर्ड, अब उस एसेट को आपने बेच दिया, तो कहते हैं उस रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या होगा। बेटा उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हो सीधे सीधे। जब भी किसी एसेट से रिलेटेड रिवैल्यूएशन रिजर्व है, जब आप उस एसेट को बेचते हो तो उससे रिलेटेड जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हो। तो इसमें क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पीएनएल, गलत। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग एज ए मूवमेंट इन रिजर्व विदाउट इंपैक्टिंग द पीएनएल, ये ठीक है। यानी जब एसेट बेचोगे तो उससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन रिजर्व जो भी दिख रहा होगा उसे आप रिटेन अर्निंग में भेज देते हो। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन है एक छोटा सा, इसको जरा देख लो एक बार। ए मशीनरी वाज परचेज हैविंग एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो बेटा मशीन की जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो बेटा मशीन का कॉस्ट कितना माना जाएगा, 1 लाख माना जाएगा, जीएसटी हटाकर 1 लाख माना जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन 10% है, तो डेप्रीसिएशन पूछ रहा है तो इसका 10% सीधा सीधा डेप्रीसिएशन ले लो ना, 10,000। बताइए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे काम चलेगा। अब आपसे कहता है डेप्रीसिएशन कितना होगा, तो बताइए कितना होगा डेप्रीसिएशन, 10,000 डेप्रीसिएशन होगा सीधा सीधा। जीएसटी हटाकर कॉस्ट निकालनी है तो 10,000 डेप्रीसिएशन होगा। चलिए बेटा, ये हमारा AS10 हो गया फिनिश।